ओके जी, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, प्रोडक्शन और कॉस्ट इन दी शॉर्ट रन। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर प्रोडक्शन थ्योरी के देखें हम, तो पहले तो होना चाहिए हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन, विच इज़ बेसिकली द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी स्पेसिफाइड सेट ऑफ इनपुट्स गिवन एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। सो ये जहन में रखिएगा कि आपकी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहेगी। सो इनपुट से आउटपुट का रिलेशनशिप आपने देखना है, मैक्सिमम आउटपुट आप कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका टेक्निकल एफिशिएंसी का। सो दैट इज़ बेसिकली अचीव्ड व्हेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड विद अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। यानी आपके इनपुट्स जो है वो 4 हैं और आउटपुट 5 है। इनपुट 4 ही है लेकिन आउटपुट 6 हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ये एफिशिएंसी आपकी टेक्निकली ज़्यादा है। सो ये मैक्सिमम नंबर आपका ये बनेगा। ठीक। फिर है इकोनॉमिक एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। दिस इज बेसिकली अचीव व्हेन फर्म इज प्रोड्यूसिंग अ गिवन आउटपुट एट द लोएस्ट पॉसिबल टोटल कॉस्ट। सो यहाँ पे आप कॉस्ट का कंपैरिजन आ गया। आपकी जो गिवन आउटपुट है वो मिनिमम कॉस्ट पे अगर आप अचीव कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इकोनॉमिक एफिशिएंसी अचीव कर रहे हैं। सो अब टेक्निकल और इकोनॉमिक एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या है? वो बेसिकली टेक्निकल एफिशिएंसी इज मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट्स, ठीक है, विद अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। और जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी बेसिकली आउटपुट है आपकी, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट फर्ज करें आपको अचीव करनी है, बट दैट टू एट लोएस्ट पॉसिबल टोटल कॉस्ट। सो ये बेसिक इनमें डिफरेंस। So inputs are considered variable or fixed depending on how readily their usage can be changed. ठीक। सो इनपुट्स जो है वो वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि उनका जो यूजेज है कितना तेज़ी से जो है हम उसको चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल इनपुट क्या है? एन इनपुट फॉर विच लेवल ऑफ यूजेज में बी चेंज क्वाइट रेडिली, यानी बहुत इजीली जो है वो आप इनपुट के लेवल को चेंज कर सकते हैं। और जो फिक्स्ड इनपुट का कॉन्सेप्ट है, ये क्या कह रहा है कि एन इनपुट फॉर विच द लेवल ऑफ यूजेज कैन नॉट रेडिली बी चेंज, यानी आसानी से आप इसे चेंज नहीं कर सकते। इट टेक्स सम टाइम एंड एफर्ट टू डू सो। ठीक। एंड विच मस्ट बी पेड इवन इफ नो आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि अगर आपकी कोई आउटपुट नहीं भी आती तो आपको वो कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं कि हम आउटपुट प्रोड्यूस करें या ना करें, हमने वो तो पे करनी करनी है। अच्छा, जैसे वेरिएबल इनपुट की बात करें तो आप फर्ज करें मैं 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो उसकी इनपुट डिफरेंट होगी। तो मैं 60 कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली उनकी इनपुट डिफरेंट होगी। तो इनपुट मैं ज़्यादा कर दूँगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा आउटपुट जो है मुझे जनरेट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी तक ये काम हम कर सकेंगे। उसके बाद तो वेरिएबल इनपुट बढ़ाने से भी आपका जो प्रोडक्शन साइज़ है वो इंक्रीज़ नहीं करना। फिर के कॉन्सेप्ट है क्वाज़ी फिक्स्ड इनपुट का। ठीक। सो अ लंपी और इंडिविजिबल इनपुट फॉर विच अ फिक्स्ड अमाउंट मस्ट बी यूज्ड फॉर एनी पॉजिटिव लेवल ऑफ इनपुट। सो इसमें ये आपकी फिक्स अमाउंट जो है वो हर हाल में आपकी यूज़ होनी ही होनी है। किसके लिए? ऐसी इनपुट के लिए जो इंडिविजिबल। ठीक। इंडिविजिबल कौन सी चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए? फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहें कि हर प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करने के लिए मुझे कितनी एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो वो तो मैं कंप्यूट करना चाहूँ तो मैं एनर्जी को डिवाइड करूँगा नंबर ऑफ़ क्वांटिटी से, और उसकी कॉस्ट को, सॉरी, नंबर ऑफ़ क्वांटिटी से, तो मुझे पर यूनिट एनर्जी कंजम्पशन मिल जाएगी। ठीक। लेकिन उसके लिए कितने जो है वो मुझे लेबर आवर्स चाहिए, तो वो भी कॉस्ट मैं डिवाइड करना चाहूँ तो क्वांटिटी पे मुझे पर लेबर, सॉरी, पर क्वांटिटी लेबर आवर्स या लेबर कॉस्ट जो है वो मिल जाएगी, और उसके एस्पेक्ट में मैं उसको
कर सकता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी कॉस्ट भी हैं जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जो है वो सफिशिएंट होती है आपकी। फर्स्ट करें फॉर इन सर्टेन प्रोडक्ट्स आपको जो है वो ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर होती है। सो वो आप एयर से जो है वो उसको फ़िल्टर आउट करके और उसको यूटिलाइज़ करते हैं। या बाज़ प्रोडक्ट्स में पानी की कंजम्पशन है, उसको आप डिवाइड नहीं कर पाते पर यूनिट प्रोडक्ट, जिस वजह से वो आपकी फ़िक्स्ड अमाउंट ही कहलाती है। तो ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हम लम सम में जो है वो इनपुट करते हैं और उसका एंड पे जो है वो एक सर्टेन लेवल मेंटेन होने की वजह से हम जो है उसको रीफ़िल कर लेते हैं। तो हम कभी भी इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कैलकुलेट नहीं कर पाते, यानी उसको वेरिएबल कंपोनेंट में हम शामिल नहीं कर सकते। तो इसमें बेसिकली आपका जो आउटपुट अगर ज़ीरो हो तो आप कहते हैं कि नहीं मैं उसको परचेज़ ही नहीं कर रहा क्योंकि उसको कंज्यूम ही नहीं कर। सो वो ऐसी फ़िक्स कॉस्ट हो जाएगी जो आपकी इस फ़िक्स कॉस्ट में शामिल नहीं होगी। बेसिकली वो वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट है। अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो वो शामिल होगी, अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते तो आप उसको शामिल नहीं करते। अच्छा, फिर कॉन्सेप्ट है शॉर्ट रन का और लॉन्ग रन का। सो शॉर्ट रन क्या है? बेसिकली एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड। ठीक है, all changes in output achieved by changing the usage of variable inputs. So आउटपुट में जितनी भी डिज़ायर्ड चेंजेस हैं वो आपको मिल जाती हैं अगर आप वेरिएबल इनपुट्स में चेंज करते हैं तो। और लॉन्ग रन का एलिमेंट क्या है? इसमें बेसिकली आर इनपुट्स आर वेरिएबल और आउटपुट जो है वो चेंज होती है बाय वेरिंग यूजेज ऑफ ऑल इनपुट्स। सो आउटपुट आपकी चेंज होती रहती है कि आपकी जो इनपुट्स हैं, तमाम इनपुट्स, उनकी वजह से वो अफेक्ट होती है, जबकि शॉर्ट रन में सिर्फ वेरिएबल इनपुट्स अफेक्ट कर रही होती है। तो इनपुट्स अभी जैसे अभी हमने कहा कि आपका वेरिएबल इनपुट भी है और फिक्स्ड इनपुट भी है। तो लॉन्ग रन में ये दोनों अफेक्ट करती हैं, लेकिन शॉर्ट रन में सिर्फ वेरिएबल इनपुट जो है वो हमें अफेक्ट करती है। तो फिर एक कॉन्सेप्ट है संक कॉस्ट का। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। इट इज़ बेसिकली पेमेंट फॉर एन इनपुट दैट वंस मेड, अगर एक दफ़ा कर दी जाए, कैन नॉट बी रिकवर्ड शुड द फर्म नो लॉन्गर विश टू एम्प्लॉय दैट इनपुट। और उसके बाद अगर वो उस इनपुट को यूज़ करना चाहे या ना करना चाहे, वो कॉस्ट हो गई है, अब वहाँ से कोई रिकवरी नहीं है आपकी। ठीक। सो नॉट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल नहीं करते हैं। सन कॉस्ट शुड बी इग्नोर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस एज वेल, क्योंकि जो हो गया वो रिकवर नहीं हो सकता। इस वजह से अगर आपको फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू में कोई डिसीजंस करने हैं कि आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, अब ये सन कॉस्ट रिकवर नहीं हो सकती। तो इसलिए इसको डिसीजन मेकिंग में हम शामिल ना ही करें तो बेहतर है। फिर कुछ अवॉइडेबल कॉस्ट होती हैं। एक सन कॉस्ट थी आपकी जो आपने कर दी और अब वो रिकवर नहीं हो सकती, लेकिन कुछ कॉस्ट आप अवॉइड भी कर सकते हैं। ये वो इनपुट कॉस्ट है द फर्म्स कैन रिकवर और अवॉइड पेइंग शुड इट नो लॉन्गर विश टू एम्प्लॉय दैट इनपुट। अगर वो इस इनपुट को यूज़ नहीं करना चाहती तो या तो वो रिकवर हो जाएगी अगर आपने पहले ही उस पर खर्च कर रखा है, तो या फिर जो है वो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में। जैसे बहुत सारे आप प्रोडक्शन के एस्पेक्ट में देखें तो आपकी जो पैकिंग मटेरियल है, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो वो आप रिटर्न कर सकते हैं जिससे जिस वेंडर से आपने खरीदा है। सो वो बड़े आराम से आपका कॉस्ट जो है वो अवॉइड हो जाती है अगर आप उसको यूटिलाइज़ नहीं करना चाहते फ्यूचर में। और ये जो कॉस्ट है ये डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, शुड नॉट बी इग्नोर्ड, राइट। इट मैटर्स इन दी डिसीजन मेकिंग एंड इट शुड नॉट बी
ignore. They also reflect the opportunity cost of resources used. So ये एक तरह की आपकी opportunity cost की कैटेगरी में फॉल करती है. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में रिकॉल करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हमारी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी कि अगर आप एक अल्टरनेटिव को छोड़ के दूसरे की तरफ जाते हैं तो इसकी कॉस्ट आपको रिकवर हो जाती है तो आपको बेनिफिट होगा ऑब्वियसली, और उसको अवॉइड करने की वजह से आपको ओवरऑल भी बेनिफिट होगा. तो ये सारे एलिमेंट्स जो है वो आपको फैसिलिटेट करते हैं इन फाइनल डिसीजन मेकिंग. सो कमिंग टू शॉर्ट रन प्रोडक्शन, तो शॉर्ट रन में आपका जो कैपिटल है वो फिक्स होता है. ओनली चेंजेस इन वेरिएबल लेबर इनपुट कैन बी चेंज, और उसकी वजह से आपका जो लेवल ऑफ आउटपुट है दैट कैन आल्सो चेंज. सो वेरिएबल लेबर इनपुट चेंजेस और उसकी वजह से आपकी लेवल ऑफ आउटपुट चेंज होती है. सो अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा? सो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है इज़ अ फंक्शन ऑफ बेसिकली लेबर इनपुट. ठीक, और ये हमने कहा कि गिवन द सर्कमस्टांसेस, हम के कैपिटल की बात कर रहे हैं तो वो के कैपिटल फिक्स था, इस वजह से उसको बाहर रख दिया हमने. तो फिक्स के लिए हम उसको इस तरह से लिखेंगे. तो ये तो चूंकि फिक्स है तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कि क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज़ बेसिकली द फंक्शन ऑफ लेबर इनपुट. जो है वो लेबर इनपुट आपकी जितनी बढ़ेगी उतना आपकी आउटपुट बढ़ जाएगी. सो अब अगर आप इस टेबल को गौर से देखें तो आपके नंबर ऑफ जो यूनिट्स ऑफ कैपिटल हैं वो आपने यहाँ पे अज्यूम करें, आपने 2 जो है वो फिक्स कर ली. सो आपके जो यूनिट्स ऑफ लेबर हैं उसके चेंज होने से आपकी प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट आता है? 0 पे तो ऑब्वियसली 0 रहेगा. 1 पे जो है वो 52 है, 2 पे 112 हो जाता है, 3 पे 170 हो जाता है, एंड सो ऑन. आप यहाँ तक आते हैं 9 पे 318 है, और 10 पे ये दोबारा वापस आना शुरू हो जाता है 314 पे. ठीक, तो हर यूनिट ऑफ कैपिटल पे फर्स्ट कर यूनिट ऑफ कैपिटल हम यहाँ अज्यूम करते हैं कि ये नंबर ऑफ मशीन्स हैं. तो यहाँ एक मशीन पे आपको ये यूनिट्स ऑफ लेबर चेंज करने से आउटपुट मिलती है. ठीक है, 3 मशीन से ये मिल जाती है, 4 से ये मिल रही है, एंड ऑब्वियसली 10 से आपको ये मैक्सिमम मिल रही है. तो आपको हर लेवल पे आपका जो मैक्सिमाइजेशन एलिमेंट है वो अगर आप सामने रखें तो ये देखें इसमें 1 रखने में ये 143 हाईएस्ट लेवल है आपका. जब आपने 2 रखा तो 318 आपका हाईएस्ट लेवल. ठीक, जब आपने 3 रखा तो आपका ये 492 आपका हाईएस्ट लेवल. सिमिलरली 4 से ये हाईएस्ट है, 5 में ये हाईएस्ट है, 6 में ये हाईएस्ट है. तो फिर आप लास्ट लेवल ही जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो यूनिट्स ऑफ लेबर्स के हिसाब से आपको मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम पॉइंट पे ही मिलती है. सिर्फ 1 2 3 पे आपको वेरिएबल एलिमेंट्स मिल रहे हैं. फिर कॉन्सेप्ट है एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट. सो एवरेज प्रोडक्ट कैसे आएगी? आपकी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लेबर. ठीक, तो जितनी क्वांटिटी है आपकी उसको लेबर पे डिवाइड कर लें. तो जैसे पिछली स्लाइड में हमारे पास था हाईएस्ट लेवल फर्स्ट करें 418 था, सॉरी 318 था, डिवाइडेड बाय लेबर हमने 9 रखा था, तो हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट आ गया. अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होगी? सो ऑब्वियसली मार्जिनल प्रोडक्ट की रिकॉल करें, हम करेंगे चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लेबर. अगर हम करें सो फर्स्ट करें आपकी क्वांटिटी एक लेवल से 8 पे जो है वो पिछले पे आ जाते हैं, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा हमारे पास इसको समझने में. फर्स्ट करें 8 पे जो है वो हमारे पास 314 है, और हमारे पास 9 पे जो है वो 318 था. तो अब अगर आप देखें चेंज इन क्वांटिटी जो है वो कैसे आ रहा है, 318 माइनस 314, और चेंज इन लेबर जो है वो कैसे आ रहा है आपका 9 माइनस 8. आपका आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाई 1.
मार्जिनल ओवरऑल। इसी तरह अगर हम एवरेज की बात कर रहे थे, सो एवरेज जो है वो क्या आ रही थी हमारे पास, हमने कहा था कि 318 को 9 पे डिवाइड कर दें तो ये इसकी एवरेज आ जाएगी। और अगर हम 314 को 8 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है। सो जो आपकी एवरेज प्रोडक्ट जब बढ़ रही हो, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रही हो, तो मार्जिनल प्रोडक्ट बेसिकली वो आपकी एवरेज प्रोडक्ट से ग्रेटर हो जाती है। और अगर आपकी एवरेज प्रोडक्ट फॉल कर रही हो तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एवरेज प्रोडक्ट से कम होती है। और जब मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्ट जहाँ पे टच करती है तो वहाँ पे ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से डिफाइन कि जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे है एवरेज प्रोडक्ट, तो इसका मतलब है वो मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर है। जब एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन पे है तो इसका मतलब ये है कि मार्जिनल प्रोडक्ट भी एवरेज प्रोडक्ट से कम है। और अगर एवरेज प्रोडक्ट राइज पे है तो इसका मतलब है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एवरेज प्रोडक्ट से ग्रेटर होगी। सो इसको हम जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, कि आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन पे आ जाती है। ये है क्या, एज यूजेज ऑफ वेरिएबल इनपुट इंक्रीजेज, एक वेरिएबल इनपुट का यूजेज बढ़ता है तो अ पॉइंट इज रीच्ड बियॉन्ड विच इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेज। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन पे आ जाती है। सो अगर आप उसको देखें, आपके पास के जो था, आपके पास कैपिटल 2 आपने रखा था और वही डाटा सारा उसने यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स यानी लेबर्स रखे हैं, टोटल प्रोडक्ट आउटपुट रखी है क्यू जो है वो हमारे पास। सो एवरेज प्रोडक्ट क्या होगी, 0/0 ऑब्वियसली 0 होगी। ठीक है। और आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है डेल्टा क्यू और डेल्टा एल वो आपकी डिफरेंट होगी। तो 52 डिवाइडेड बाई 1 इज़ 52, 112/2 इज़ 56 एंड सो ऑन। आप इनको कैलकुलेट करते जाएंगे उस नंबर से डिवाइड कर करके। तो यहाँ देखें एक सर्टन लेवल तक आपने ये मैक्सिमम पॉइंट फर्स्ट करें अचीव कर लिया, उसके बाद आपकी एवरेज प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन पे है कॉन्टीन्यूसली। ठीक, अब अगर आप मार्जिनल प्रोडक्ट को देखें तो पहले केस में तो ऑब्वियसली चेंज वो 52 का ही है। सेकंड केस में देखेंगे आप तो ये क्या कहेंगे, इसका डिफरेंस। ठीक है। सो 112 माइनस 52 और 2 माइनस 1, तो ये 60 डिवाइडेड बाई 1 ऑब्वियसली 60 आएगी। सो चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ लेबर आवर्स में 1 का डिफरेंस है तो इनका डिफरेंस जो है वो यहाँ हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। सो आप देखें मार्जिनल प्रोडक्ट भी 112 के बाद यानी 2 के बाद जो है वो डिक्लाइन पे कॉन्टीन्यूसली। ठीक, और ऐसी हो गई कि वो एंड पे तो -4 के, तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी डिक्लाइन कर, तो ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट आ गया। अब इन्हीं को अगर आप प्लॉट करें, ठीक, तो आपका पहला जो है वो पैनल ए में यूनिट ऑफ लेबर आवर्स और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप। सो 1 पे क्या था, 2 पे क्या था, ये सारा आपका बेसिकली वो जो पहले 2 कॉलम्स हैं उनको आप हम प्लॉट कर रहे हैं। तो ये आपकी टोटल प्रोडक्ट आपने बनती है अगर आपको कैपिटल 2 पे फिक्स हो। अच्छा, अब अगर आप पैनल बी में आएँ तो इसमें यूनिट्स ऑफ लेबर को आप एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्ट के अगेंस्ट प्लॉट कर सकते हैं। तो पैनल बी में अगर आप देखें तो आपका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो तकरीबन यहाँ पे रियलाइज़ हो रहा है और उसके बाद आप कंटिन्यूसली डिक्लाइन पे हैं। तो ये आपकी एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर आप मार्जिनल प्रोडक्ट की तरफ आएँ तो वो शुरू में ही
उसने सेकंड पॉइंट जो है वो हाईएस्ट अचीव किया था और उसके बाद वो कंटिन्यूस डिक्लाइन की। ठीक, अब अगर आप पैनल ए में देखें, टोटल प्रोडक्ट की कर्व है, एक ख़ास लेवल के बाद लेबर आवर्स बढ़ने, नंबर ऑफ़ लेबरर्स बढ़ने के बावजूद जो है वो टोटल प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन पे आ जाती है। और अगर आप एवरेज प्रोडक्ट को देखें तो उसका भी तकरीबन यही बिहेवियर है कि एक ख़ास लेवल के बाद, ठीक है, वो डिक्लाइन पे आ जाता है। और आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी नॉर्मली इसी तरह से बिहेव करता है। ठीक, अब ये वो लेवल है जहाँ पे हम कह रहे थे बेसिकली आपका एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे को टच करते हैं, यानी इक्वेट करते हैं। तो आपका अगर फर्ज करें इस लेबर आवर पे ये क्वांटिटी आ रही है, तो इस लेबर आवर पे सेम सिमिलर पे आपको मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट मिल रही है। ठीक है, और अगर आप इसका मैक्सिमम देखें, मार्जिनल का मैक्सिमम पॉइंट जो था L1 पे, तो आप टोटल प्रोडक्ट में इस क्वांटिटी पे Q1 पे जो है वो स्टैंड करते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें तो एवरेज प्रोडक्ट तो मैक्सिमम अचीव कर रहा है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन पे है। और टोटल प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम पॉइंट था हमारे पास, जो L2 पे हमें अचीव होता है, जिस पे हमें क्वांटिटी 2 मिल रही है, वो हमें यहाँ पे अचीव नहीं हो पा रहा। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? उसके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था, हमने कहा ये सारी डिस्कशन थी हमारी शॉर्ट रन में, सो इट ओनली होल्ड्स इन द शॉर्ट रन। इसका मतलब है लॉन्ग रन में ये वैलिड नहीं होगा हमारे लिए। एज द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट, जो हमारे पास इस केस में लेबर है, इंक्रीजेज द कैपिटल टू लेबर रेशियो डिक्लाइंस। कैपिटल टू लेबर रेशियो है वो भी डिक्लाइन पे आएगी। सो कैपिटल टू लेबर रेशियो क्या है यहाँ? कैपिटल हमारे पास था 2, लेबर अगर शुरू में 0 है तो ऑब्वियसली ये आंसर 0 है। ठीक है, सॉरी 0 नहीं, इन्फिनिट आएगा। और अगर आप देखें जब ये 1 होता है, ये 2 होता है, जब ये 2 था तो ये 1 होगा, और जब ये 3 होगा तो 0.66 होगा। तो अगर आप देखें तो आपकी जो कैपिटल टू लेबर रेशियो है वो कॉन्टीन्यूसली डिक्लाइन पे है। क्यों? हमने क्या कहा, लेबर इनपुट जो जो बढ़ती जाएगी, तो लेबर इनपुट बढ़ती जा रही है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कैपिटल था वो कांस्टेंट था, इस वजह से वो कॉन्टीन्यूसली डिक्लाइन पे आ रहा है। इवेंचुअली एन इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन द वेरिएबल इनपुट एड्स less to output than the previous incremental increase in the variable input. So obviously आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल थी, यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम ऐड किया उसने, उसके बाद फिर उसने कम किया, फिर उसने कम ऐड किया, एंड सो ऑन। ये डिक्लाइन होता जाएगा। जब आप 2.4 करेंगे तो ये 0.5 आएगा, 2/5 करेंगे तो ये 0.4 आएगा, एंड सो ऑन। ये डिक्लाइन पे कंटिन्यूसली। सो अब अगर कैपिटल को अगर हम चेंज करें तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है? लेबर आवर हमारा कांस्टेंट है, वही हम 0 से 10 तक उसको ले रहे हैं। सो जब कैपिटल 2 था तो उस वक्त की सारी कैलकुलेशन तो हमारे पास पहले से हैं। अब कैपिटल 3 वाला क्वांटिटी का डेटा उसने उसी टेबल में से उठाया और उसकी बेसिस पे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट जब वो कैलकुलेट किए, तो एवरेज प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट हो रही थी आपका Q डिवाइडेड बाय L। सो Q आपका 74 और L 1, सो 162 डिवाइडेड बाय 2, ये 81 आ गया, 247 डिवाइडेड बाय 3, 82.3 आ गया, एंड सो ऑन। और मार्जिनल क्या था? आप इनका डिफरेंस देख रहे हैं तो 0 से 74 के दरमियान में डिफरेंस ये है, 74 से 162, 88 का डिफरेंस, एंड देन भी डिक्लाइन पे है आपका। और उन जो कैपिटल चेंज होने से आपकी जो कर्व हैं
अब अगर आप देखें तो वो चेंज हो गई। यहाँ आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाएगा क्योंकि आपका कैपिटल 3 हो गया है, और यहाँ पे ये ओरिजिनल आपका K2 था। अब K2 के लिए आपकी जो एवरेज प्रोडक्ट थी वो ये थी, और आपका जो मार्जिनल था वो ये था, जिसमें 10 पे जो है वो मार्जिनल -4 भी आ रहा था, तो इस वजह से ये एक्स एक्सिस से नीचे आ रहा है। सो अगर आप एवरेज प्रोडक्ट को देखें K3 के एस्पेक्ट में, ठीक है, तो उसका भी पीक वही 2 पे ही अचीव हो रहा है, और उसके बाद वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन पे है, और बल्कि यहाँ पे तो बहुत ही शार्प डिक्लाइन आया है उसका 5 और 6 के दरमियान में, तो ग्रेटर चेंज है। ठीक, तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट को आपने डिपिक्ट कर दिया। एवरेज प्रोडक्ट की शेप मोर और लेस सेम रही है, ठीक है, लेकिन मार्जिनल में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है एज कम्पेयर टू कि जब आपका 2 था। अब अगर हम आए शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट की तरफ, तो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो था वो था टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो ये बेसिकली आपकी टोटल अमाउंट पेड फॉर वेरिएबल इनपुट्स होगी। जो जो आउटपुट बढ़ती जाएगी ऑब्वियसली ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ये टोटल फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट है, या आपकी टोटल अमाउंट जो आपने फिक्स इनपुट्स के लिए पे की है, और ये नॉर्मली जो है डज नॉट वेरी विद आउटपुट। इसका मतलब ये है कि टोटल कॉस्ट इन दोनों का सम होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। सब अगर आप कॉस्ट शेड्यूल्स की तरफ जाएं, तो फर्स्ट करें ये आपकी आउटपुट क्वांटिटी है 0, 100, 200 अप टू 600 तक। सो आपकी फिक्स कॉस्ट तो सेम रहने वाली है, ठीक है। सो आपका अगर आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो पे देखें तो सॉरी ज़ीरो पे देखें तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी ज़ीरो, क्योंकि आपकी आउटपुट कोई नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट इज़ बेसिकली इन रिलेशन टू आउटपुट। सो आपकी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो इस केस में $6,000 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट शुड इंक्रीज। सो इस केस में अगर हम ये ज्यूम करें कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पहले 100 की 4,000 है, देन 200 तक जाते हुए 6,000 हो जाती है, फिर 9,000 हो जाती है, सो ऑन। हर एक की वेरिएबल कॉस्ट दी है। सब इन दोनों का सम जो है वो बेसिकली आपकी टोटल कॉस्ट फॉर्मुलेट करेगा। सो जितना लेवल ऑफ इनपुट बढ़ता जा रहा है उतनी आपकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो टोटल कॉस्ट जो है वो आपकी मैक्सिमम आउटपुट जो 600 थी उस पर मैक्सिमम जो है वो आपकी टोटल कॉस्ट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि बेसिकली आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो उसके साथ साथ इंक्रीज कर रही है। तो अब अगर आप इनको कर्व्स को ड्रॉ करें तो फिक्स कॉस्ट की कर्व तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि जो भी लेवल ऑफ इनपुट हो ये हमने ज़ीरो पे भी 6,000 इनकर करना, और मैक्सिमम जो 600 है उस पर भी हमें 6,000 तो कॉस्ट इनकर करनी करनी है। तो ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट है। जो जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो आपके बढ़ते जाते हैं, 100 पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट ये है, 200 पे ये है, सो ऑन। आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इस तरह से डिपेक्ट होती है, और ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जो कि ऑब्वियसली टोटल वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट से ओवर एंड अबव मूव करती हुई आपको नज़र आती है। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर आपको चाहिए तो आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी पे डिवाइड कर दें तो आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। और एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे मिलेगी, आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट को आप क्वांटिटी पे डिवाइड कर दें तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आपको मिल जाएगी। इसका मतलब ये कि एवरेज टोटल कॉस्ट आपको कैसे मिलेगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट को ऐड करने से भी मिल सकती है, और दूसरा तरीका ये था कि आपके पास टोटल कॉस्ट हो और आप उसे क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। फिर एक कॉन्सेप्ट है हमारा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का। So short run marginal cost measures rate of change in total cost as output varies. So total cost में जो आपका चेंज है, ठीक,
और आउटपुट चेंज होने से जो टोटल कॉस्ट में चेंज है, वो जो वेरिएशन है वो हम मेजर करते हैं शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। सो इसका मतलब ये है कि चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। सो इसका मतलब ये भी हुआ, टोटल कॉस्ट में असल चेंज तो आ रहा होता है वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ना। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंज है उसको अगर हम क्वांटिटी के अगेंस्ट देखें तो ये हमारा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। सो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास आउटपुट्स थी। सो हमारे पास था एवरेज फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट क्या था, फिक्स कॉस्ट थी हमारे पास 6000 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो क्वांटिटी बढ़ती जा रही है तो देखें आपकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो डिक्लाइन करती जा रही है। इसी तरह आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है शुरू में जो है वो आपकी 4000 थी, फिर 6000 थी, ठीक है, एंड सो ऑन। लास्ट जो है वो 34000 थी। तो 34000 को 600 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई। सो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या आ गई, हमने कहा इन दोनों का सम जो है वो बेसिकली आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट है। सो इस केस में 100 आएगी एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिक्लाइन होकर फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। अब शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कैसे आएगी, हमारे पास हमने कहा था चेंज इन टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी। सो वो इस केस में आपके पास 40 आ रही है, थर्ड देन 20 आ रही है, ठीक है, फिर आपकी 30 है, 50 है, 80 है और 120। तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ कर जाती है। यानी एक सर्टन स्टेज तक तो डिक्लाइन पे आती है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यूसली मार्जिनल कॉस्ट आपकी बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका जो हमने इसको कहा था कि चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी वो अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो